नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों। आज तीसरे दिन की क्लास हमारी हिंदी की। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। आशा है आप लोगों ने देखी होगी, पसंद किया होगा, लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चूँकि ये हमारा जो अतिरिक्त श्रम है वो केवल आप विद्यार्थियों के लिए ही है। इस पूरे लॉकडाउन के अंदर जितने भी 10वीं 12वीं कंपटीशन, चाहे वो रीट के हों चाहे पटवारी के हों, जिसमें भी जिस कंपटीशन में भी हिंदी आती है, तो मेरा यही एक सिस्टम होता है, मैं उसी पे चलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मेरे मैटर में से पढ़ें, मेरे कंसेप्ट में से पढ़ें। और क्वेश्चन आते भी बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि जैसे अगर रीट के अंदर 30 सवाल है तो 30 में से 1 या 2 क्वेश्चन आउट हैं, और पिछली रीट में तो सिर्फ 1 प्रश्न बाहर था अपने मैटर से। तो पूरे लॉकडाउन के अंदर मैं आपको पूरी जो व्यवहारिक व्याकरण है वो मैं आपको एकदम अच्छे से करवाऊंगा। और आप सभी को जैसे पता ही है कि जैसे ही क्लास शुरू होती है पेन कॉपी ज़रूर साथ में लेकर बैठें, क्योंकि साथ साथ में लिखते रहें। लिखने से क्या होगा कि हमारे पास एक रिटन नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, और दूसरी बात, वापस जब कभी इच्छा हो हम उनको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आज अपना टॉपिक है संज्ञा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा संज्ञा। विचार में आता है एकदम छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जब इसके प्रश्न गलत होते हैं पता ही नहीं चलता कि मैं ये करके आया था, ये सही था, इसके क्वेश्चन गलत कैसे हो गए। आज संज्ञा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसको अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि संज्ञा क्या है और क्या जरूरत है इस संज्ञा की, क्यों पढ़ना है इसको। तो सबसे पहली बात में मैं आपको बता दूं कि संज्ञा जो है इसके बिना हमारी भाषा का व्यवहार नहीं चल सकता, क्योंकि संज्ञा का मतलब होता है नाम। मान लीजिए इस धरती पर संज्ञा नहीं है, संज्ञा नहीं है अर्थात नाम नहीं है, तो हम किसी को ये नहीं बता सकते कि भाई मेरा नाम ये है, या मैं इस जगह पे हूँ, या इस पुस्तक का नाम ये है, अथवा इस चीज का नाम ये है। यानी नाम को बताने वाला ही संज्ञा है। संज्ञा को अगर एक अर्थ में, एक शब्द में उसका अर्थ पूछें तो हम यही कहेंगे कि संज्ञा बराबर नाम। अब इसकी परिभाषा पे उतरते हैं। परिभाषा में हम लिखेंगे किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, गुण, धर्म, गुणधर्म आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान रहे सभी पूरे राजस्थान के अच्छे विद्यार्थियों, ये गुरुकुल साइंस एकेडमी मुंडवा चौराहा नागौर, ये आप सब के लिए एक बहुत ही सुअवसर लेकर आई है। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से जुड़ना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। परिभाषा में किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, गुण, धर्म आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, गुण धर्म यानी किसी की विशेष अवस्था का नाम हो, वो सब के सब संज्ञा कहलाती हैं। और नाम को ही संज्ञा कहते हैं, बस यही ध्यान रखें, सबसे बड़ी चीज। अब इसके अंदर अगर आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि संज्ञा के भेद सामान्य सा प्रश्न बनता है, संज्ञा के भेद।
आरबीएससी और चाहे तो हम बात कर लें एनसीईआरटी की, संज्ञा के भेदों में 3 भेद काम में आते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। सीधा अगर प्रश्न बने संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। साथ साथ में लिखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट भी करते रहें। कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी डालें। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा इसका भेद है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा इसका भेद है भाववाचक संज्ञा। बात करते हैं व्यक्तिवाचक की, तो व्यक्तिवाचक में किसी पर्टिकुलर, किसी व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी एक वस्तु का नाम अथवा किसी स्थान का नाम व्यक्तिगत रूप से उस एक को ही संबोधित करेगा, उस एक को ही संबोधित करेगा। जैसे वो कहता है राम, मोहन, गोपाल, गीता, रमा, जयपुर, तो इस प्रकार से पूरे समूह का बोधन कराकर वो उसके खाली एक व्यक्तिशः उसी पर आधारित होता है। इसी तरह जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के अंदर उस प्रकार की जितनी भी जो जाति है, उस प्रकार के जितने भी लोग हैं, उन सब के ऊपर वो बात करता है। समूह का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उन पर बोध करता है। जैसे उसने कह दिया लड़का, तो यह एक जातिवाचक शब्द है। उसने कहा महिला, जातिवाचक शब्द है। शहर जातिवाचक शब्द है। और इसी प्रकार से उसने कह दिया पत्रिका, एक शब्द दे दिया पर्वत, एक शब्द नदी, ये जितने भी हैं सभी जातिवाचक शब्द हैं। अब इस पर ध्यान करते हैं। व्यक्ति के मनोभाव से संबंधित जितने भी शब्द आते हैं, इसको अपन अभी लिखेंगे भी, एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद अपन इनको लिखेंगे भी। तो भाववाचक के अंदर क्या है कि इसके अंदर व्यक्ति के मनोभाव, क्रोध, घृणा, उत्साह, द्वेष, हर्ष, प्रसन्नता, ये सभी भाववाचक के अंदर आते हैं। उसके बाद व्यक्ति की अवस्था, भाववाचक थोड़ा सा जो है क्लिष्ट माना जाता है, तो इस पर जरा गौर करें। व्यक्ति की अवस्था, बुढ़ापा, यौवन, इस प्रकार के शब्द, आयु से संबंधित कुमार, या जैसे शब्द बना कौमार्य, इस प्रकार के शब्द जो हैं वो भाववाचक के अंदर आते हैं। इसके बाद में बात करें जितने भी धातु हैं, जैसे सोना, चांदी आदि। उसके बाद में बात करें जो तरल पदार्थ हैं, जैसे पेट्रोल, अगर कोई पूछे डीजल, इस प्रकार की जो चीजें हैं, तरल पदार्थ जो है, जल भी उसमें शामिल है। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है। फिर से देख सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इनको आगे लेकर व्यक्तिवाचक संज्ञा कब कब होती है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, यानी व्यक्तिवाचक के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि केवल एक विशेष को इंगित करता हो,
केवल किसी एक विशेष को बताता हो, चाहे एक व्यक्ति का नाम बताए, जैसे इसने कहा राम, मोहन, सीता, गोपाल। जैसे किसी वस्तु का नाम, कोई पत्र पत्रिका का नाम ही हो गया, कोई चीज हो गई, जैसे जैसे उसने लिख दिया यहाँ पे राजस्थान पत्रिका। अब ये पूरे समाचार पत्र नहीं होकर पर्टिकुलर किसी एक की बात कर रहा है। जैसे उसने आगे लिख दिया, किसी पर्वत का नाम लिख दिया, जैसे मान लीजिए हिमालय। जैसे उसने किसी नदी का नाम लिख दिया, जैसे मान लीजिए इसने लिख दिया गंगा। तो यहां किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित किया जाए, उसकी पूरी जाति को संबोधित नहीं किया गया। इसी तरह स्थान में उसने लिख दिया, जैसे नागौर, या देश के नाम में उसने लिख दिया जैसे भारत। जैसे उसने किसी बाजार का नाम लिख दिया, जैसे जयपुर के एक बाजार का नाम, जैसे उसने लिख दिया। तो यहां पे व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, ये वस्तु विशेष है। इसी तरह ये और ये व्यक्तिशः अपनी पूरी जाति का न होकर हिमालय जो पर्वतों का एक समूह या पर्वत है, जो एक व्यक्तिशः पर्वत है, या गंगा जो अन्य नदियों से पृथक एक नदी का नाम हो गया, तो यहाँ नाम होने पर ये जो है व्यक्तिवाचक की श्रेणी में जाएगा। इसी तरह स्थान के नाम में उसने शहर का नाम दे दिया, देश का नाम दे दिया, किसी प्रांत का नाम दे दिया उसने, जैसे प्रांत में लिख दिया गुजरात, तो ये भी स्थान का नाम है और एक स्थान को ही इंगित करता है, एक विशेष को ही इंगित करता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। इस प्रकार के जितने भी शब्द आते हैं जो व्यक्तिशः किसी एक की बात करें, जो किसी पर्टिकुलर एक को ही बताए, सामान्यतया ये सभी जो हैं व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। देखो, दिखने में संज्ञा ऐसे लगती है सरल है, बाकी वास्तव में सरल नहीं होती है। सर्वाधिक प्रश्न गलत होने के जो चांसेस हैं वो इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक से बनते हैं, तो इन पर विशेष आप गौर करें। अगर जातिवाचक की परिभाषा की मैं बात करूं तो वे शब्द जिनसे पूरी जाति अथवा किसी समूह का बोध होता है, या तो जिनसे पूरी जाति का बोध होगा। जैसे शब्द लिख दिया नदी, तो ध्यान करेंगे गंगा भी नदी है, यमुना आदि भी नदी है, पूरे अपने समूह का बोध कराती है। इसी तरह से उसने लिख दिया शब्द पर्वत, एक शब्द लिख दिया सेना, एक शब्द लिखा भीड़। ये जितने भी शब्द हैं ये पूरे और अपने समूह का या अपनी जाति का बोध कराते हैं। इसलिए ऐसे शब्द जो हैं, जैसे शब्द लिख दिया फल, शब्द लिख दिया फल। अब ये फल शब्द के अंदर विभिन्न प्रकार के फल आते हैं। जैसे शब्द लिख दिया पशु। मैं बार बार बताता हूं कि ऑथेंटिक बुक से स्टडी करनी चाहिए, या जो ऑथेंटिक पढ़ा रहा है उसको देखना चाहिए, बनिस्पत उसके कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी गाइडें मिल रही है जो हम विद्यार्थियों को भ्रमित करती है। अगर मैं अपनी कक्षा में होता हूं तो कक्षा में भी इस चीज़ को फेस करना होता है। कई विद्यार्थी जो अलग अलग गाइडों से पढ़ के आते हैं, उनके मानस में ये रहता है कि भाई कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल हाथ ऐसा पकड़ें जो आपको मंजिल तक पहुंचा सके, उसका ध्यान रखें।
तो जैसे नदी, पर्वत, सेना, भेड़, फल, पशु, ऐसे कई शब्द हैं जो अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे शब्द आ गया मानव, लड़का, महिला, ऐसे कई शब्द हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा हुई भाई। अब जातिवाचक के बाद में हम सीधा आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा। नाम से ही पता चल रहा है, मैंने कल ही बताया था, हर बार जब भी मैं व्याकरण पढ़ाता हूँ मैं बताता हूँ कि भाषा की व्याकरण का एक सिद्धांत है, उसके नाम में ही उसका सार छुपा होता है। लिखा है भाववाचक, अर्थात भाव को बताने वाले। तो वे शब्द जो व्यक्ति के मनोभाव प्रकट करें, वे शब्द जो व्यक्ति के मनोभाव प्रकट करें, घृणा, प्रेम, उन्माद, हर्ष, शोक, व्यक्ति के मनोभाव को प्रकट करने वाले जो शब्द हैं वे सभी भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में जाते हैं। उसके बाद में आती है अवस्था। अवस्थाएं दो प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की अवस्थाओं से जुड़े वाले शब्द हो सकते हैं। वो शारीरिक भी हो सकती है, वो मानसिक भी हो सकती है। शारीरिक अवस्था है जैसे थकान, व्यक्ति का शरीर थक चुका है। शब्द है दुबलापन, शब्द है मोटापा। इसी तरह मानसिक अवस्था में अपन ले सकते हैं जैसे विक्षिप्त। विक्षिप्त, विक्षिप्त का मतलब होता है पागल। ये मन की अवस्था है। दुखी, सुखी, ये सभी मन की अवस्थाएं हैं। तो अवस्थाओं में भी जो है भाववाचक संज्ञाएं होती है। इसके बाद आगे बात करता हूं, जितने भी खनिज पदार्थ जिसमें सोना है, चांदी है, इस प्रकार के जो तत्व हैं वो, उसके बाद में आता है तरल पदार्थ। तरल पदार्थों में बात करें तो दूध, पेट्रोल, डीजल और भी कई ऐसे पदार्थ। अगर जल की बात करें तो भी ये सभी भाववाचक में जाते हैं। अगर वो कह दे गाय का दूध तो बात बनेगी कि वो व्यक्तिवाचक की श्रेणी में जाए। लेकिन सामान्यतया इस अवस्था में अगर पूछा जाए तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो कोई शब्द देकर बनते हैं। ऑप्शन में इनमें से निम्न में से भाववाचक नहीं है तो उस समय नहीं को हमें देखना होता है। निम्न में से व्यक्तिवाचक हैं तो हमें व्यक्तिवाचक हैं को देखना होता है। प्रश्न अमूमन गलत वहाँ होते हैं जहाँ हम अनुमान लगा देते हैं। जैसे अगर संधि से प्रश्न पूछा जाता है तो वो पूछता है निम्न में से दीर्घ संधि नहीं है और अपन का अनुमान होता है कि यहाँ दीर्घ संधि का अर्थ है, तो सीधा अपन उसको राइट करने में रहते हैं। थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो यहाँ व्यक्ति के मनोभाव, व्यक्ति की अवस्थाएं, खनिज पदार्थ, तरल पदार्थ, इस प्रकार से ये सभी जो हैं भाववाचक की श्रेणी में आते हैं। एक बार फिर से बता दूं, संज्ञा मानव के व्यवहार को चलाने के लिए अनिवार्य तत्व संज्ञा है और संज्ञा का अर्थ है नाम। ये नाम तीन प्रकार के अर्थात संज्ञाएं तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक के अंदर खाली एक व्यक्ति विशेष पर बात की जाती है, जातिवाचक उसके पूरे समूह का बोध कराती है, भाववाचक मनोभाव, अवस्थाएं,
तरल पदार्थ, खनिज पदार्थ आदि। यहाँ एक चीज और समझने की है, स्थान से किसी स्थान से जोड़ा जाए। यहाँ भ्रांति है, कई जने मानस में मन में यह विचार करते हैं कि भाई इसको अपन किसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ ध्यान रखें, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। समझने की बात यह है कि ये व्यक्तिवाचक विशेषण में भी जाएगा, ये व्यक्तिवाचक विशेषण में भी जाएगा। अगर उसने कहा बनारसी साड़ी, जोधपुरी पगड़ी, तो ऐसे शब्द जो हैं भाई, जब किसी वस्तु को किसी स्थान से जोड़ दिया तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण तो हैं ही, परंतु अगर इनमें संज्ञा पूछी जाए तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ध्यान रखें, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, इनमें आप व्यक्तिवाचक संज्ञा करेंगे। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका विशेष ध्यान रखें। व्यक्तिवाचक विशेषण वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं कोई जरूरी नहीं कि वे व्यक्तिवाचक विशेषण हों। तो अपना संज्ञा का जो टॉपिक है, संज्ञा में जो मेरे को जरूरी बातें आपको बतानी थी मैंने आपको बताई। इस पर आप गौर करेंगे, इनको लिख लेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, आगे शेयर करेंगे, ताकि लॉकडाउन में जितने भी अपने साथी बैठे हैं घर, उनको ये कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क और व्यवस्थित रूप से मिल सकें। इसलिए हम सभी प्रयत्नशील हैं और जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हम आपके सामने टू द पॉइंट आगे से आगे पूरी व्याकरण लेके आते रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आशा है, विश्वास है, आप सभी श्रम करेंगे और हमारे इस छोटे से श्रम को आप सफल बनाएंगे। एक बार फिर आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कल अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। संज्ञा के बाद सर्वनाम का टॉपिक करेंगे और सर्वनाम को सीखेंगे। सर्वनाम क्या है, किस प्रकार से, कितने भेद हैं, किस प्रकार से उसके प्रश्न आते हैं, तो ये आप देखें और इसे समझें। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें, उससे क्या है मैं आपको उसके उत्तर जो हैं वो दे सकूं और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।